धन्यवाद। थैंक यू प्लीज। सर, आज से अनलॉक 1 शुरू हो गया है, देश खुल गया है और इसमें कोई शक नहीं, अगर हम देखें संक्रमण के मामले में हिमाचल में सबसे कम संक्रमण है, तो उपलब्धि कही जा सकती है सरकार की है। लेकिन आज से चुनौती बड़ी है, तो वो जो जान और जहान कैसे बचाई जाए, उसके बीच में जो बैलेंस मेंटेन करना है, वो कैसे कर रहे हैं सर आप? पंकज जी, देखिए, बहुत लंबा दौर हो गया कोरोना वायरस का। अब धीरे धीरे ये परिस्थिति पूरे दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने और हमारे प्रदेश के सामने भी इस प्रकार की है कि हम अब बहुत लंबे समय तक जो है लॉकडाउन के उस दौर में नहीं रह सकते हैं। आखिरकार हमको उससे बाहर आना है और अपने नियमित जीवन में काम कैसे शुरू हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे शुरू हो सके और उसके साथ साथ में पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ जो है देश कैसे आगे बढ़ सके, उस दृष्टि से ये जो अनलॉक 1 जो है इसकी शुरुआत आज से हो रही है और मैं समझता हूं आज की ये आवश्यकता भी है। और दोनों चीजों को लेकर के जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से कहा है, जान है तो जहान है, पहले एक बात कही थी, और जान भी जहान भी, दोनों चीजों को लेकर के ये अब आवश्यकता इस चीज की जो है उसमें हम आगे बढ़ करके काम करने की जो महसूस कर रहे हैं उसमें अब आना ही पड़ेगा और पूरा देश इस बात को अनुभव भी कर रहा है, महसूस भी कर रहा है। आखिर लंबे समय तक रुका नहीं जा सकता है, अब हमको निकलना है, काम पर निकलना है और देश की आवश्यकता भी है, मेरी भी आवश्यकता है, सबका इस मत के साथ जो है आगे बढ़ करके काम करने का मन बना है। ठाकुर साहब, आपकी जो एक बड़ी अचीवमेंट थी वो एक इनिशिएटिव था एक्चुअल केस फाइंडिंग, एसीएफ प्रोग्राम, उसकी पीएम ने भी काफी तारीफ की थी। सर, 70 लाख की पॉपुलेशन है हिमाचल की, जरा उसके बारे में बात बताइए कि वो कैसे सोचा था आपने उसके बारे में? जिस प्रकार से जब ये वायरस भारत में और भारत के साथ हिमाचल प्रदेश में प्रवेश हुआ, कुछ केसेस हमारे सामने आए तो हमको ये लगा कि हमको इस वायरस को चेज करना चाहिए। ऐसी सूरत में वायरस हमको चेज करे, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि हम वायरस को चेज करें। और उसमें हम एक एक घर, क्योंकि हिमाचल छोटा प्रदेश है, हमने 16,000 लोगों की एक जो टीम बनाई थी जिसमें आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर्स, उसके आंगनबाड़ी वर्कर्स, इन सब की टीम बनाई थी और एक एक घर में जा करके किस घर में शुगर का पेशेंट है, किस घर में हार्ट का पेशेंट है, किस घर में किडनी का पेशेंट है, किस घर में किस बीमारी से जो है वो आदमी इस दौरान जो है वो ये गुजर रहा है। और इस तरह से पूरा प्रदेश का हमने वो सर्वे किया, उससे बहुत बड़ी मदद मिली हमको। और आपको ये भी बता रहे हैं हम कि उसके माध्यम से कुछ जगह तो जिनको इन्फ्लुएंजा हुआ था, जुकाम हुआ था, जब उनको टेस्ट के लिए भेजा तो पाया गया कि वो पॉजिटिव भी निकले। हमीरपुर में 2 मामले इस प्रकार के आए हैं जिनकी तो ट्रैवल हिस्ट्री कहीं भी जो है वो नहीं इस प्रकार की थी नहीं कि भी वो उन केसेस को हम कोविड का केस मानते। लेकिन उसके बावजूद जो है जब हमारे एक्टिव केस फाइंडिंग की हमारी टीम गई, उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाकर के उनका जब सैंपल लिया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। तो एक बहुत बड़ा, आज की तारीख में 70 लाख की जो हमारी प्रदेश की आबादी है उसका पूरा डाटा हमारे पास है और उस डाटा के आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि किस घर में जो है किस बीमारी से कौन आदमी प्रभावित है। तो ये एक बहुत, सर, आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी सर। आपने ये कहा था कि हिमाचल, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनका हिमाचल है तो उनका वेलकम आपने किया। लेकिन हमने देखा कि अगर डेथ्स देखी जाए तो अभी तक 5 है हिमाचल में, उधर तो काफी अच्छा कंट्रोल हुआ है। लेकिन अब मामले बढ़े, अचानक से हमीरपुर में बढ़ गए हैं, कांगड़ा में बढ़ गए, 330 के करीब केसेस हो गए। लेकिन जैसा डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने कहा था कि पीक जो है वो जून जुलाई होगा, तो जून तो शुरू हो गया, अब देश भी खुल गया है। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं, पीक कितना हो सकता है हिमाचल में, उसके लिए क्या तैयारी है सर? जी पंकज, आप ठीक कह रहे हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश में एक परिस्थिति तो ऐसी आ गई थी हमारे मई के फर्स्ट वीक में, उस वक्त हमारे पास एक ही पॉजिटिव केस रह गया था हिमाचल प्रदेश में और टोटल नंबर हमारे पास सिर्फ 40 केसेस पॉजिटिव केसेस का था और उसमें हिमाचल कोरोना से बिल्कुल मुक्त होने की परिस्थिति में। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आई कि जो हिमाचल के लोग, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत बड़ी संख्या में, बच्चे जो पढ़ाई के लिए गए दूसरे प्रदेशों में, वो फंसे हुए थे और वो बहुत बड़े संकट में थे उस वक्त। और उस संकट के दौर में उनको वहां से निकालना बहुत आवश्यक था, बहुत
पीड़ा में थे वो लोग। तो ऐसे में जब हमने उनको लाना बहुत जरूरी समझा तो उनके लाने की व्यवस्था की, तो जहां से उनको लाया वहां पर कोरोना के बहुत सारे मामले ऐसे भी पहले से पॉजिटिव थे, उनके साथ उनका संक्रमित होना स्वाभाविक था, और लाए तो बहुत बड़ी संख्या उनमें से जो है पॉजिटिव केसेस। आप अंदाजा लगाइए, मई के फर्स्ट वीक में हमारे पास सिर्फ 40 केसेस थे, आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 333 केस हैं पॉजिटिव केस, और इसमें जो जितने भी मामले जो बढ़े हैं, ये लगभग जो है ये 300 के लगभग जो मामले बढ़े हैं, वो मामले सिर्फ वही हैं जो बाहर से हमने लाए, जो फंसे हुए थे, संकट में थे, परेशानी में थे। तो ऐसे में हिमाचल के अंदर जो है बहुत कम केसेस पाए गए जो यहाँ के प्रदेश के अंदर जो संक्रमित हुए लोग हैं, जितने भी हैं बाहर से आए हैं, और हमने उनको जो है इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन किया है, और इस कारण से जो है अभी तक गांव में कोई भी इसका इंपैक्ट, कोई भी असर इस प्रकार से नहीं है। बहुत इक्का दुक्का केस कहीं निकल रहे हैं, अदरवाइज ये आते ही हम उनको क्वारंटीन कर रहे हैं, वहीं पर इनके टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने के बाद जो पॉजिटिव केस है उनको हम फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद बाकी जो नेगेटिव केस आते हैं उनको हम आगे जाकर के जो है होम क्वारंटीन के लिए भेज रहे हैं। सर, इससे पहले कि मैं अगले सवाल पे जाऊं, जरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, कितने बेड्स आपके पास हैं, कितने कोविड-19 के लिए आपने हॉस्पिटल्स, चूंकि अगर हम 2 हॉस्पिटल्स बड़े शिमला में बात कर लें, टांडा मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, उसके अलावा कितने कोविड हॉस्पिटल्स आपने क्रिएट किए हैं, कितने बेड्स आपके पास हैं, और अगर मैं पीपीई किट की बात करूं, मास्क की बात करूं, उसके बारे में थोड़ा बता दें। इसमें एक दौर था, शुरू का दौर था, जहां हमारे पास मुश्किल थोड़ी सी रही थी, क्योंकि पीपी किट, मास्क, ये ऐसी चीजें थी जो आसानी से हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, कम थी। ऐसी स्थिति भी नहीं कि बिल्कुल ही हमको बहुत दिक्कत आई। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास पीपी किट की और बेड की कैपेसिटी की बात को लेकर के कहें तो आज हमारे पास जो है वो जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है, और उसमें 500 बेड की जो हमने जो है वो क्षमता रखी है बना करके, 500 बेड उसमें जो हमारे पास बिल्कुल रेडली अवेलेबल है। और दूसरी बात, और वेंटिलेटर की अगर हम बात कहें तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो है लगभग हमारे पास 115 वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, जबकि हमारे पास शुरू के दौर में तो ये नंबर 50 तक था, 50 से भी कम था ये नंबर। तो उसमें हमने काफी बढ़ोतरी भी की है। और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि आज हमें कहीं भी किसी भी प्रकार की पीपी किट की शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से HLL की जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से चल रही है, जो आपको फ्री पीपी किट सप्लाई कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, तो कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अब मैं 3 पॉइंट्स पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि जब हिमाचल का जिक्र होता है, देवभूमि है हिमाचल, तो टूरिज्म सबसे बड़ी ताकत है हिमाचल की। सर, होटल वालों की कमर टूट गई है। आपने एक आइडिया दिया था, जिसका हालांकि विपक्ष ने थोड़ा उस पर उंगलियां उठाई थी, वो था आपने बात कही थी क्वारंटीन डेस्टिनेशन की। तो सर, वो होटल इंडस्ट्री जो बहुत दुखी है इस लॉकडाउन के पीरियड में, उनको कैसे आप राहत देने जा रहे हैं? और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा काम करती है, और एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनली नोन हमारे हिमाचल प्रदेश की, चाहे मनाली है, धर्मशाला है, चाहे हमारा कसौली है, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं। स्वाभाविक रूप से टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और अभी भी हमको लग रहा है कि आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है इस दौर से बाहर निकलना, कठिन वक्त है ये, और थोड़ा वक्त और लगेगा। टूरिज्म का हिमाचल में रोजगार के लिए भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, और रहता है, हमेशा रहता है रोजगार की दृष्टि से। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो विशेष तौर से जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, उनके कारण जो है यहाँ के बेरोजगारों को बहुत बड़ा रोजगार मिलता है, और आय का भी एक बहुत बड़ा जरिया है हिमाचल प्रदेश में। मैंने जो आपको जो बात कही थी, उसमें सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। हमने कहा कि वेलनेस टूरिज्म पूरे विश्व में चल रहा है, पूरी दुनिया में चलता है। ऐसी सूरत में मैंने जो बात कही थी कि अगर किसी को क्वारंटीन करने की अगर बात आती है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो पॉजिटिव नहीं हो, लेकिन किसी को क्वारंटीन, जैसे हिमाचल का आदमी दिल्ली जाता है, और दिल्ली वो काम करने के बाद वापस हिमाचल दूसरे दिन आना चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ के प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको 7 डेज के लिए क्वारंटीन होना है, तो वो हमारे टूरिज्म को होटल में रह सकता है।
कोई बिजनेसमैन आदमी बाहर से आता है और उसके बाद वो एक दिन के काम के लिए शिमला आता है और उसके बाद उसको अगर क्वारंटीन होने की आवश्यकता है तो वो हमारे होटल में रह सकता है। लेकिन पॉजिटिव केस नहीं होना चाहिए कोरोना का, इस बात को हम बड़े पहले से कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत गलत तरीके से उसको लेने की कोशिश की। और मैं समझता हूं कि अभी टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि दुनिया भर का टूरिस्ट जो पूरे दुनिया में घूमता था, आज वो संकट में अपने महसूस कर रहा है वो कि मैं घर से बाहर जाऊं ना, घर में ही रहूं, घर में। फिर भी सर कोई आश्वासन देना चाहेंगे जो होटल इंडस्ट्री संभाल रहे हैं हिमाचल में, खासतौर पर मनाली की बात करूं, मैं शिमला की बात करूं, धर्मशाला की बात करूं? मैं सभी जो जितने भी हमारे होटल इंडस्ट्री के हमारे मित्र हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जहां हमारे कोरोना वायरस का इंपैक्ट उतना नहीं है दूसरे राज्यों की तुलना में, धीरे धीरे जैसे माहौल और अच्छा बनेगा और जैसे हमारे नंबर ऑफ केसेस और कम होंगे, फिलहाल हमने तय किया कि अभी तक जो है टूरिज्म के होटल्स अभी तक हम नहीं खोलेंगे, सिर्फ 8 तारीख के बाद हम खोलेंगे, तो सिर्फ हिमाचल के लोगों के लिए आने जाने के लिए। कोई चंबा का आदमी शिमला आ रहा तो कहाँ रहेगा? होटल में रहेगा। उस दृष्टि से हमने तय किया कि उनको वहां कम से कम होटल में रहने की इजाजत हो, ये व्यवस्था उनके लिए हो। लेकिन आने वाले समय में अगर पूरे देश भर में अगर ये नंबर कम हो जाता है कोरोना वायरस का और उसके बाद प्रदेश में भी कम हो जाता है, तो हिमाचल एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकती है, क्योंकि लोगों को लगता है, आज भी बहुत सारे लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हम हिमाचल आना चाहते हैं। हम कहते कि नहीं भाई, क्यों आना चाहते हैं? बोलते हैं हम घूमना चाहते हैं। हमने कहा घूमने का अभी तक नहीं है, क्योंकि हमने टूरिज्म को अभी तक जो है उस तरह के लिए जो हमने तैयार नहीं किया है, और उस तरह से हमारा तैयारी के साथ साथ में हमारा अभी तक तय है कि हम अभी तक टूरिस्ट को अलाउ नहीं कर रहे हैं फिलहाल कुछ। सर मैंने 3 पॉइंट जैसे हालात ठीक हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट यह है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सेब सर, जी। शिमला हिमाचल की जब हम बात करें तो सेब ऐसा फल है जो इतना बड़ा कारोबार उससे भी चलता है, तो जो बागवान हैं वो बहुत परेशान है। तो कोरोना की मार, ऊपर से ओले की मार। अभी सर एप्पल सीजन आ जाएगा अगस्त से, तो वो जो ढुलाई होगी सेबों की, ट्रक आना जाना होगा, उसकी व्यवस्था, किसानों की मदद उस तरीके से कैसे करेंगे आप? एप्पल सीजन के हम बहुत करीब हैं और हमने वो सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एप्पल के लिए बॉक्सेस का अरेंजमेंट लगभग हमारा 2.5 करोड़ के लगभग हमारी बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके लिए इंडस्ट्रीज के साथ हमने जो है उस पर बातचीत कर ली है, वो प्रोडक्शन शुरू हो गया है। और उसके बाद दूसरा इशू इस बार थोड़ा सा हमको परेशानी जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो लेबर हमारे पास होती है यहाँ हिमाचल प्रदेश में, जिसमें प्रदेश क्या देश से बाहर नेपाल की बहुत बड़ी लेबर होती है, खासतौर से शिमला कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा लेबर वहां से आती थी। तो अब की बार कुछ लेबर तो है यहाँ पर जो टिके हुए हैं लोग हमारे पास हैं, वो तो हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लेबर इस बार जो है वापिस चले गई है। वो हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय है। हम इसको भी हम टेकअप कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के साथ, जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ, कि नेपाल से तराई के इलाके जो हिमाचल प्रदेश में जो हमारी लेबर आती है उसको आने के लिए जो है मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए भी हम उनके लिए मदद करने के लिए उस दृष्टि से भी तैयार हैं, और ताकि हमारा ठीक प्रकार से चले। और ये बात आपने ठीक कही पंकज जी कि हिमाचल की इकोनॉमी को बहुत बड़ा संबल देता, बहुत मजबूती देता है हमारा एप्पल। और अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि एप्पल से हमारी ऐसे संकट के दौर में जो है बहुत बड़ी मदद होगी। जहां तक आपने ओलावृष्टि की बात कही, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बहुत जगह बागबानों ने अभी जो है वो हेल नेट का इंतजाम किया है, उसके कारण बहुत प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन जहां हेल नेट नहीं लगी है वहां बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसमें दो राय नहीं। और इस सारी चीज को लेकर के हम असेसमेंट कर रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से, जिन किसानों का बागवानों का नुकसान हुआ है उनकी मदद भी कैसे कर सकते हैं, ये भी सारी चीज सोचने की हमारे लिए आगे की है। ठाकुर साहब, तीसरा पॉइंट जो था वो कंपनियों को लॉकडाउन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। खासतौर पे मैं फार्मा सेक्टर की बात करूंगा। सर, बद्दी इंडस्ट्रियल टाउन है आपका, ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वहां पर हैं, उनको किस तरह का आश्वासन आप देना चाहेंगे? जहां तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अब हिमाचल प्रदेश में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बहुत सुचारू रूप से काम कर रहा है। लगभग जो है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो लगभग जो है 70% से ज्यादा जो है वो क्रॉस कर गया है, यानी कि नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है।
कुछ जगह हमारा वो लेबर का इशू था, जिसमें हमारा वो ट्राई सिटी चंडीगढ़ से, पंचकुला से, पंजाब से जो हमारा जो ये आता, हरियाणा से जो आते थे यहाँ पर बद्दी के इलाके में जहां हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो वहां पर, लेकिन अब हमने उसको ओपन कर दिया। हमने कहा कि भाई इससे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है और वहां अब आने जाने की व्यवस्था हमने पूरी सुचारू रूप से कर दी है। और जहां तक फार्मा सेक्टर की बात है, फार्मा सेक्टर तो शुरू से कोरोना के दौर में जब शुरुआत हुई थी और वहां बद्दी में भी कुछ मामले आए थे, उस वक्त भी हमने जो है उसको बंद नहीं किया, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और उसमें मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि हमारा बद्दी का फार्मा हब जो है वो पूरे एशिया का नंबर 1 है ये। और उसमें जो भी मेडिसिन जो भी बनाने की जरूरत थी, और खास तौर से जो कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए जो दवाई जरूरी थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसको भी जो है यहीं से बना करके हम देश के अंदर भी सप्लाई कर रहे हैं और देश के बाहर अमेरिका तक सप्लाई कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से अगला सवाल है मेरा, हिमाचल प्रदेश में फार्मा सेक्टर ठीक चल रहा है। जी सर, जो अब मेरा अगला सवाल है उसमें थोड़ा पर्सनल टच भी है सर। बुजुर्गों की आपको काफी दुआएं लग रही हैं सर। मेरे माता पिता भी शिमला में रहते हैं, चूंकि कैपिटल सिटी है, बड़ी चढ़ाइयां उतराइयां हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष आपने गाड़ी की व्यवस्था करने की बात कही थी कि जो मॉल रोड तक, क्योंकि ज्यादा सामान अगर घर में बल्क में लाना हो तो उसके लिए मॉल रोड या लोअर बाजार जाना पड़ जाता है, तो उन लोगों की किस तरह से आप आश्वासन देना चाहेंगे सर? उन लोगों को मैं इसी प्रकार से आश्वासन देना चाहता हूं कि अब आज से हमारा पूरा जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने पूरा हिमाचल प्रदेश में विद इन स्टेट खोल दिया है, एक बात। और दूसरे जो जितने भी जो हमारी जो टैक्सी चलती थी मॉल रोड के लिए चलती थी HRTC की, उनको भी हमने कह दिया कि वो भी सुचारू रूप से उस प्रकार से चलना शुरू कर दें, ताकि जो बुजुर्ग लोगों को जो आने जाने की कठिनाई होती थी, सामान लाने की कठिनाई होती थी, लॉकडाउन के दौरान तो थोड़ी काफी परेशानी रही भी, इस बात से मैं सहमत हूं। और मैं क्षमा भी चाहूंगा कि हमारे बुजुर्गों को परेशानी के दौर में से, जहां घर में और लोग नहीं है, बुजुर्गों को ही वहां निकलना पड़ता था सामान लेने के लिए, उनको परेशानी हुई। लेकिन अब जो है ये परेशानी जो है समाप्त हो गई है।